हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी का क्वेश्चन पेपर एक करवा दीजिए। तो प्यारे रसगुल्लों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से निपटा देते हैं और इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, भाई कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, सारी चीजों का भैया आकलन आप अच्छे से कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको भी अब बता देना है भाई वीडियो के अंत में कि आपके कितने नंबर के, यानी मतलब यूं समझना कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, एकदम ईमानदारी के साथ बोलना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी प्रश्न से होगा खंड का। खंड का की बात कर ले भैया, आपका जो खंड का होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। याद रखना, खंड का क्या होगा? बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक है, खंड का के अंतर्गत यानी पहला प्रश्न होगा, ऐसा नहीं सब बहुविकल्पी ही रहेंगे। ठीक, पहला आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास के 5 रहेंगे और इसी में दूसरा आपका काव्य साहित्य के 5, यानी 10 नंबर का। ठीक, 10 नंबर का भैया कौन सा होगा? बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, याद रखना 10 नंबर का तो आपका बहुविकल्पीय ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? ठीक है, आपको बताना है भैया, आपको जल्द से जल्द कमेंट कर देना है बच्चों कि भैया रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना था। अगर याद हो करवाया है इसको। ठीक, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको कमेंट करना है कि नासिकेतोपाख्यान को माना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा को, या फिर भाषा योग वशिष्ठ को, या फिर सुख सागर को। आपके लिए पहला ही प्रश्न। अब आप कहेंगे सर पहला ही छोड़ दिया। बिल्कुल भाई, पहला ही प्रश्न इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसको ऑलरेडी करवा चुके हैं 1-2 बार। दूसरा है भैया कि गुलाब राय की जो रचना है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक, बाबू जो गुलाब राय हैं इनकी रचना मेरी असफलताएं कह रहा कि किस विधा की रचना है। विकल्प है उपन्यास, दूसरा है बच्चों नाटक, तीसरा है भैया निबंध, चौथा है कहानी। 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा कि मेरी असफलताएं। अभी बच्चों जो 25 बहुविकल्पी प्रश्न एक दिन पहले या 2 दिन पहले आया था, ध्यान से देखो तो उसमें बताया था कि ये जो मेरी असफलताएं हैं ये ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है, एक आत्मकथा है। इस हिसाब से बच्चों ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये। ठीक, यानी चारों विकल्प गलत हैं। आत्मकथा है। क्या है बच्चों? आत्मकथा है, याद रखना। ठीक है ना भैया। चलिए अगला देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों बाल कृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, या फिर कमलेश्वर, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो इसको भी उस 25 में देखा होगा आपने, इसको भी करवाया है कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ब्राह्मण पत्रिका। और इनको तो भैया बाल कृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है। ठीक है, कौन सी है? हिंदी प्रदीप। ये भी कभी कभार पूछ लेता है। ठीक, ये बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप, बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक, बहुत सारे मतलब 4 विकल्प हैं। ठीक, पहला है त्यागपत्र, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है पुनर्नवा, चौथा है तट की खोज। तो आपको बताना है रसगुल्लों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया इसका सही विकल्प हो जाएगा पुनर्नवा। ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है वो निम्नलिखित में से कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? विचार प्रवाह, या फिर माटी हो गई सोना, या फिर परख, या फिर बच्चों साहित्य और समाज। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा
दूसरा विकल्प कि माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। आई बात समझ में? चलिए, तो आप देख सकते हैं बबुआ कितना ज्यादा भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर हम उलझ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस प्रैक्टिस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। फिर से बोल दे रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आसान होंगी। अब दूसरे पर आ जाते हैं भैया, उसका 5 प्रश्न हो गया। भारतेंदु युगेन कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रेमघन, या फिर भैया महादेवी वर्मा, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर नरेंद्र शर्मा। तो भारतेंदु युगीन कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रेमघन जी हैं। ठीक है, प्रेमघन जी। आई बात समझ में? नेक्स्ट है कि हुंकार काव्य के रचयिता कौन है, यानी हुंकार किसकी रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है, राम मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन गे जी की है, कि रामधारी सिंह दिनकर की है, कि या फिर मुक्ति बोध जी की है। तो हुंकार दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? तो हुंकार, जो हुंकार है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं रसगुल्लों। अगला प्रश्न देखिएगा बबुआ, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि पूछ रहा है, कौन है? विकल्प है आपका केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, या नागार्जुन, या फिर शमशेर बहादुर सिंह। इस क्वेश्चन को भी करवाया है, अगर भाई याद हो करवाया है इसको। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक, शमशेर बहादुर सिंह जी। नेक्स्ट है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1959, 1969, 1951, 1941। तो याद रखना 1959 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबकी बता देते हैं भैया एक बार फिर से। प्रथम कब होता है भैया? प्रथम होता है 1943 ईस्वी में, है ना। आपका द्वितीय कब होता है बच्चों? तो द्वितीय भी बताया था भैया आपका 1951 ईस्वी में, और तृतीय तो अभी है ही। तृतीय कौन सा? 1959 ईस्वी में। अगर भैया इन तीनों का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, यानी इनका प्रकाशन किसने किया था? तो अज्ञेय जी ने। ठीक है, अज्ञेय जी ने। तो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, काम की बात है, कोई भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि बस यही आपका 1 2 3 कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है? तो भाई पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव किसकी है? विकल्प आपके हैं भैया महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको बताना है कौन सा। हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये और ये नहीं होगा, आपको कमेंट करना है इनमें भी भाई अब या तो ये होगा या तो वो होगा। ठीक है, आपके लिए 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। पल्लव ये तो आपके चैप्टर का ही है, तो आपको बताना है कि निराला जी की है पल्लव या फिर पंत जी की है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है, याद रखना। देखते हैं किनका सही होता है। ठीक, आई बात समझ में? चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भैया क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना बबुआ, वो किस तरह का होगा? देखिए ये होगा आपका ठीक गद्यांश, और यहां पर देख सकते हैं आपके 5 प्रश्न होंगे गद्यांश पर आधारित, प्रत्येक 2 नंबर कैरी करेगा। इस तरह से 10 नंबर आपको ये पढ़ना है ढंग से, और इससे नीचे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, क्या है? 5 प्रश्न दिए गए हैं, और वही आपको भैया इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं में से ढूंढकर आपको लिख देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है? पहला कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंह जनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, और कोमल कपोलों पर कर्ण वतंस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, और मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। ठीक है,
देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। तो इस गद्यांश को करना क्या है भैया, ढंग से पढ़ लेना है। इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इससे संबंधित ये जो आपके 5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ना बबुआ, सबके उत्तर देना है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ में वही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के अशोक के फूल नामक चैप्टर से अवतरित है। कौन सा चैप्टर है बच्चों, अशोक के फूल, अशोक के बारे में है, तो अशोक के फूल चैप्टर से अवतरित है। अब इसके लेखक लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे पूछा है संदर्भ। आपका पूरा ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब आगे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको ये जो रेखा है खींची गई है ना कि सुंदरियों के असिंग जनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, ठीक। तो आप बनाकर लिखेंगे कि मतलब जो सुंदरियां होती थी, ठीक, अगर जब नुपुर का मतलब होता है कि जो पायल होती है ना, पायलों की झनकार से क्या है अशोक के फूल खिल उठते थे। तो ऐसे अपने शब्दों में बना चढ़ाकर, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अपने शब्दों में बयां कर देना है, ये व्याख्या हो जाएगा। अगला है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया। तो भैया देख सकते हैं अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, ठीक है। तो भैया संस्कृत के किस कवि के द्वारा सम्मान दिया गया है, कालिदास, कालिदास जी के द्वारा बहुत ज्यादा सम्मान मिला है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं, ठीक। तो भैया क्या विचार हैं, तो यहां पर मतलब क्या कुछ दिख रहा है, कह रहा है कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो अशोक का फूल क्यों कैसे आता था, सुंदरियों के असिंग जनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। तो फूल आने के संबंध में यही तो है भाई, सुंदरियों के पायलों की झनकार से ही अशोक पर फूल आया करते थे। बस ऐसे बना लिख देंगे। अगला है असिंग जनकारी और कर्ण वतंस, ठीक, कर्ण वतंस का अर्थ लिख देना है। तो भैया इसका अर्थ हो जाएगा अनुरागोत्पादक, अनुराग का उत्पादक, यानी अनुराग यानी प्रेम होता है, अनुरागोत्पादक, ठीक, अनुरागोत्पादक हो जाएगा। और कर्ण वतंस का अर्थ होता है भैया कर्ण फूल, ठीक, कर्ण फूल इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये बच्चों 10 नंबर क्लियर हो गए। आई बात समझ में। चलिए भैया अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। हालांकि अथवा में करके भी एक दिया रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे अथवा में भी दिया गया है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, तो एक अथवा करके दिया है। तो भैया आप चाहे इसको कर लें। फिर उसके बाद अब आ जाता है भैया अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, ठीक। यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, ये क्या होगा, पद्यांश होगा। ये भी भैया 10 नंबर का होगा। तो बच्चों ये ठोस वाले नंबर होते हैं कि दिए गए गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो एक ये आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है, एक पद्यांश दिया गया है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो देखिए यहां पर क्या है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, राधिका जी पवन से कहती है ना, पवन को दूत बनाकर बोलती है जब, ठीक है, पवन दूतिका वाले चैप्टर से है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, यानी मेरे जो प्रियतम है प्रभु श्री कृष्ण है, नौ जलद से नवीन मेघवर्ण वाले हैं और कंज से नेत्र वाले अर्थात कमल जैसी उनकी आंखें हैं, और जाके आए ना मधुबन से, ठीक, यानी जब से गोकुल छोड़कर गए हैं मथुरा धाम, तब से ना तो वापस लौटा है और ना भेजा संदेशा, और ना कोई संदेशा भेजा है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां वो चले गए। आगे कह रहा है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। राधिका जी कहती है पवन से कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के विरह में, ठीक, क्या है, रो रो के पागल होती जा रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे,
कि हे पवन तू यहां से जा और मेरी सारी दुख भरी कहानी प्रभु श्री कृष्ण को सुना देना, अर्थात मेरे प्रियतम को सुना देना। ठीक है, तो भैया ये आपका दिया गया है। अब बच्चों इससे संबंधित भैया आपके प्रश्न दिए गए हैं, नीचे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, तो इसमें भी वही संदर्भ में देखिए लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है आप लिखेंगे, और इसके जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध। ठीक, यानी हरिऔध जी के द्वारा ये रचित है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। कह रहा है कि किसने किसको भेजा है, तो भैया राधिका जी ने। ठीक, राधिका ने अर्थात राधिका ने श्री कृष्ण को भेजा है, श्री कृष्ण को। ठीक है, राधिका ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, तो यहां पर वही लिखेंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे कि राधा कहती हैं मेरे प्रियतम नवीन अर्थात नए, ठीक, नवीन मेघ वर्ण वाले हैं, नवीन मेघ वर्ण वाले तथा कमल जैसी आंखों वाले हैं, कमल जैसी आंखों वाले हैं। ठीक है, आंखों वाले हैं। ठीक, इस तरह से भी लिख देना है। अब आगे कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो भैया ये तो हमने कर ही दिया है ना। ठीक, यानी उनका शरीर क्या है, मेघ यानी बादल की तरह नीला नीला है, और आंखें कमल के समान कोमल हैं, तो बस हो गया सौंदर्य का वर्णन। आगे कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव, तो भैया रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वियोग की बात की जा रही, वियोग श्रृंगार रस है, याद रखना, वियोग श्रृंगार है, और उसके बाद अस्थाई भाव कौन सा है, रति है। ठीक, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति ही होता है, चाहे संयोग श्रृंगार हो अब चाहे वो वियोग श्रृंगार हो, दोनों याद रखना बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बबुआ क्या करना है आपको भैया, जो पद्यांश होगा ठीक या गद्यांश होगा उसका निपटारा कर देना है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं भैया, आगे ध्यान से देखिए। अब देखिए अथवा में है, यहाँ पे अथवा में भी एक दिया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसान, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। ये गीत चैप्टर से है महादेवी वर्मा का। तो भैया आप इसको भी जैसे मान लेते हैं वो आपको नहीं करना, अथवा वाला कर दीजिए। अब इससे संबंधित भी यहाँ पे आपके प्रश्न दिख रहे हैं, है ना। इसकी थोड़ी प्रिंटिंग बहुत ही गंदी है, ठीक, खैर जाने देते हैं। अब उसके बाद आपका अगला जो होगा पांचवा, ठीक भैया पांचवा होगा, इसको भी सही से ये दिखा नहीं, ये दिख नहीं रहा, पांचवा हो क्योंकि ये पीडीएफ है, ठीक, इसलिए सही से ढंग से दिख नहीं रहा। हम साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत ही गंदा लिखा है। ठीक, तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना है। हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अधिकतम शब्द सीमा 80 करना है। ठीक है, खा वाले में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक का लिख देना है। तो बबुआ यहां पर भी आप देख सकते हैं भैया, यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका पद्य काव्य साहित्य होगा, मैथिली शरण गुप्त या फिर दिनकर जी के या गे जी के बारे में लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा 6 नंबर, प्रश्न संख्या जो 6 होगी भैया, जो 6 नंबर होगा ना वो कौन सा होगा, कहानी का। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है, अथवा बहादुर कहानी का पूरा मतलब क्या है, कथा वस्तु लिख देना है, सारांश लिख देना। इसमें भी वही अधिकतम शब्द सीमा 80 लिखना है। ठीक, और 7वां जो प्रश्न होगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड का लिखना है, अधिकतम शब्द सीमा 80। अब जैसे यहां पे देख सकते हैं कि भैया का के अंतर्गत है त्यागपथी, तो भैया आप चाहे त्यागपथी का लिख दें, ठीक है, या फिर बच्चों जैसे आप देखिएगा यहां पे जैसे देख सकते हैं भैया आपके बहुत सारे हैं, मुक्ति यज्ञ है, आलोक वृत्त है, आगे चलते जाएंगे तो श्रवण कुमार है,
यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं आगे बहुत सारे, मतलब जिस जिले में जौन चलता है, मतलब जो सी चलता है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है। अब शुरू हो जाता है खंड खा, ठीक है। अब खंड खा शुरू होता है। अब यहां से समझना बच्चों, खंड खा जो होगा ना भैया, खंड खा जो होगा ये आपका 50 नंबर का होगा। जैसे खंड का 50 का, खंड खा भी 50 का, ठीक है। आपके सामने ये दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों कि पहला है का, खंड खा के अंतर्गत ये का मतलब ये किसका है, 8वें का है ना। वहां तक 7 तक क्वेश्चन था, ठीक है। 8वें का है कि निम्नलिखित, ठीक, देख सकते हैं इधर दिया होगा, हाँ ये 8वें है तो भाई है तो 8वें का, ठीक। तो जैसे यहां पर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। दिया गया है कि यहाँ पे कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुरस्य वर्तते किम बहुना कह रहा कि चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचित दन्यत मूलभूतानां मानवीय गुणानां, ठीक है, यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशी। देखिए एक दिया है आपका संस्कृत भाषाया महत्वम चैप्टर से, ठीक है। संस्कृत भाषाया महत्वम से दिया गया है कि संस्कृत का साहित्य अत्यंत सरस है, इसका व्याकरण सुनिश्चित है। फिर कह रहा है कि तस्य गद्य पद्य चा, यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य कला, भावबोध की क्षमता, अद्वितीय श्रुति माधुर्य, यानी मतलब जिसको अद्भुत बोलते हैं, ठीक है, अद्वितीय श्रुति माधुर्य के मतलब सुनने का गुण, ठीक है, सुनने पर जो मधुर लगता है, ये सारे गुण विद्यमान हैं। आगे कह रहा है किम बहुना, क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा, यानी चरित्र निर्माण के जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, यानी संस्कृत का साहित्य प्रदान करता है, ना तादृशी किंचित दन्यत, ऐसा कोई नहीं प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, कि मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत के साहित्य में है, नान्यत तादृशी, वैसी कहीं नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको भैया ये दिख रहा है ना, पूरा ना दिख रहा होगा लेकिन 2 + 5 दिख रहा है, 7 नंबर का है, ठीक है। तो अथवा में देख सकते हैं आपका एक दिया है, अथवा में महामना विद्वाना वक्तवा, यानी ये महामना मालवीय से है, ठीक है। अब यहां पर आगे अगर चले आए तो आप देख सकते हैं खा, ठीक है भाई, खा का जैसे उसमें के का हो गया 7 के का, अब 7 का खा। निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना। इसमें भी वही संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक, जिस चैप्टर से हो वहां पर, जैसे क्या कहते हैं, ज्यादातर सुभाषित रत्नानी से है तो उस चैप्टर से लिया गया है, आप लिख देंगे, ठीक। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च धनश्च। ये कह रहा है कि ये एक दिया है, अथवा में भी दिया है, कह रहा है कि ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य राजाभिषेचनम, ठीक, आक्रुद्यस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्यो भविष्यति। देखिए बोल रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदु निपातेन, यानी जैसे जल की बूंदे, मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की जैसे बूंदे बूंदे बूंद टपकती है, तो भैया बूंद बूंद गिरने से ही क्रमशः पूर्यते घटा, घड़ा क्रमशः भर जाता है, ठीक। उसी तरह सा हेतु सर्व विद्यान, कि यही कारण सभी विद्या, धर्म और धन का भी है। कहने का मतलब जिस तरह से बूंद बूंद गिरने से, यानी बूंद बूंद से घड़ा क्रमशः भर जाता है, ठीक उसी तरह से जो विद्या है, धर्म है और धन है, उसका भी संचय क्या होता है, धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। मतलब सब कुछ अपना टाइम आएगा, याद रखना। अथवा में एक दिया है कि ना में रोचते भद्रम व उलूकस्य राज्य, मतलब राज्याभिषेचनम, ठीक। ये कह रहा है कि ना में रोचते भद्रम व उल्कस्य, यह कह रहा है कि मुझे राजा का, मतलब उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये जातक कथा से है कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी उल्लू का राज्याभिषेक मुझे नहीं पसंद है, ठीक। अक्रुद्यस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्यो भविष्य, कि बिना क्रोध के ही जब इसका मुंह ऐसा दिखता है तो जरा सोचो, अगर ये भविष्य में क्रोधित हो गया, यानी कभी क्रोधित हो जाएगा
तब तो क्या हाल होगा, जाहिर सी बात है। देखो जब उल्लू के राजा बनने की बात आई तो पक्षीगण बोल पड़े कि भैया इसको तो राजा बना दोगे, हमारे बस का नहीं है, यानी ये हमें नहीं पल्ले पड़ता, हमको नहीं मंजूर। क्यों? क्योंकि ये बिना क्रोध के ही इसका मुंह ऐसे दिखता है, इसे लगता है कि गुस्से में देख रहा है ना। लेकिन अगर मान के चलो गुस्सा हो गया, तब तो जिसको देखेगा धड़ाम हो गया हो, तो वही चीज है। तो आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है बबुआ। आगे आ जाते हैं भैया आप लोकोक्ति और कहावत पे। लोकोक्ति और कहावत पे यहां पे दे दिया है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा बबुआ, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक, का वर्षा जब कृषि सुखाने। दूसरा अध जल गगरी छलकत जाए। तीसरा आग बबूला होना आसमान टूट। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने का मतलब समय बीत जाने पर वस्तु का मोल नहीं, समय बीत जाने पर वस्तु का मोल नहीं। भैया का वर्षा, देखो जाहिर सी बात है, जैसे किसी का बोर्ड पेपर लगा है, वो बच्चा क्या है, जैसे रमेश दिनेश से मांग रहा है कि भाई मुझे 4 दिन के लिए किताब दे दो, और वो नहीं दे रहा है, पेपर होने के बाद बोलता है भाई ले जाओ किताब। तो ऐसे समय में वो क्या करेगा भला, उस किताब का क्या करेगा? यानी जब खेती ही सूख गई तो किताब पढ़ने का क्या मतलब। तो यही हो जाता है का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मोल नहीं। ठीक, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। भाई जब प्यासा है नहीं पिलाया, मर गया, तो चाहे अमृत पिला दो चाहे दूध पिलाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला अध जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब ऊपरी दिखावा। ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा। ठीक, अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब ही होता है भैया ऊपरी दिखावा। ऊपरी दिखावा का मतलब थोड़ा है, जैसे भाई उसके पास, कहने का मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे अंबानी हो। ठीक, तो कहने का मतलब अध जल गगरी छलकत जाए। भाई गगरी तो आधी है लेकिन छलक रही है, इसका मतलब भरा है पूरा, वही है ऊपरी दिखावा। आग बबूला होना तो मतलब गुस्सा हो जाना। ठीक, गुस्सा हो जाना भैया, इसका तो बताने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है। आसमान टूट पड़ना यानी मुसीबत पड़ना, मुसीबत पड़ना। ठीक, यानी वो ऐसे रो रहा है जैसे मानो आसमान टूट पड़ा हो, अर्थात कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा भैया, कोई एक करना है। अब आ जाएगा बबुआ ये 10 नंबर का, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा, अपठित गद्यांश की अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसे यहां से एक दिया है 5 नंबर का होगा, एक दिया है कि आज से कई साल पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों मैं मतलब यहाँ पे तय पाया कि वे निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदारी सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। देखिए गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए, तो देखो लास्ट में मिल गया है। ये सब इतना आसान होता है ना, फ्री में मिलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, देख सकते हैं 2 2 4 1 5। ठीक, तो भैया गुरुदेव का शब्द का प्रयोग किसके लिए, रविंद्र नाथ के लिए। किसके लिए भैया, तो रविंद्र नाथ के लिए। अगला, गुरुदेव के शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। क्यों बनाया, कहीं और रहने का, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए। ठीक ठीक, या फिर पता नहीं क्यों। ठीक, यहां पे तय पाया लिखा है, तय ही है, पता नहीं ये आधा है क्या है। तय पाया कि वे निकेतन के पुराने 3 मंजिले में रहें। ठीक है, शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। तो यहां पर क्या है भाई, क्यों और मन बना लिया, तो यहां या तो उनका स्वास्थ्य नहीं अच्छा था या फिर मौज में आकर उन्होंने ये निर्णय ले लिया था। आगे है कि उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई थी, यानी उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई थी। कठिनाई क्या थी कि वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहते थे और उन तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, तो इसलिए भैया चढ़ना क्या था, काफी मुश्किल था। ठीक, यही कठिनाई थी। तो देख रहे हैं ना कितना आसान है। ये सब तो बनाकर आप आराम से लिख सकते हो, ये सब आराम से लिख सकते हो भैया।
अब देखिए आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा, 11 के का खा गा ऐसे करके चलेगा। ठीक, एक मिनट, का खा गा करके ऐसे चलेगा भैया, याद रखना। देखिए इसमें है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब और अंबु, अम्ब और अंबु, तो क्या है? आम और बादल, माता और पानी, माता और पिता, इनमें से कोई नहीं। अम्ब का मतलब ही होता है भैया माता, और ये अंबु का मतलब ही होता है पानी। ठीक है, तो माता और पिता नहीं, पिता नहीं भैया, माता और पानी, ये हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? समझ गए ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भैया, थोड़ा आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भवन भुवन, भवन और भुवन, ठीक, विकल्प आपका हो जाएगा घर और संसार, लोक और परलोक, ग्राम और जगत, इनमें से कोई नहीं। इस भवन का मतलब होता है सदन यानी घर, इस भवन का मतलब होता है संसार, तो घर और संसार, घर और संसार, घर और संसार पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, पहला, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद खा में देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के, एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, 2 नंबर का। वारिद का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ, ठीक है, वारिद का मतलब आया हुआ। और उसके बाद दूसरा जैसे होता है मौजूद, मौजूद, ठीक है, और भी है, बाकी याद नहीं आ रहा है, रहने देते हैं, इतना ही, ठीक, 2 ही है, इतना। अगला है द्विज, द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है दांत, भैया दांत हो जाएगा इसका एक अनेकार्थी, एक गणेश जी हो जाएगा, ये द्विज हो जाता है। मित्र है तो भैया मित्र का मतलब एक तो दोस्त होता है सखा, और दूसरा मित्र यानी सूर्य भी होता है। ठीक, तो ये अनेकार्थी वाले हो जाते हैं कि अनेकार्थी, ठीक है ना, समझ में आया? चलिए भैया आगे चलते हैं, 1 मिनट, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है भैया। अगला क्वेश्चन बच्चों, अब देखिए अनेक मतलब ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, इसमें गा में है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है कि जिसका कहीं अंत ना हो, अनेक होगा, अनंत होगा, अगण्य होगा, अभिन्न होगा, तो भैया जिसका कोई अंत ही ना हो वो अनंत है। ठीक है, जिसका अंत ही ना हो अनंत है। आगे है कम बोलने वाला, ठीक, अगला है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को अपन क्या बोलेंगे? तो भैया कम बोलने वाला क्या होता है? अमित भाषी, बहुभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होगा, कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मितभाषी, ठीक, मितभाषी कम बोलने वाला, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से भैया ये बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा आपका। अब उसके बाद आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, घा वाला है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक, इसमें से कह रहा कि कोई आपको क्या करना है, किन्हीं 2 को। पहली, पुत्री पराया धन होता है, अरे तो भैया धन थोड़ी ना होता है, इसका सही होगा कि पुत्री पराया धन होती है, धन होती है, ठीक, क्योंकि पुत्री है, होती है, होता नहीं होगा, पुत्री स्त्रीलिंग है ना, इसके अनुसार थोड़ी होगा धन हो, ठीक, पराया धन होती है, होता है नहीं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर लिखेंगे भी कि आज मेरे बड़े भाई आ गए, मेरे बड़े भाई आ गए, आ गए यानी कुछ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, ठीक भाई, हिंदुस्तान में रहकर आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, कि तुम मेरे को पुस्तक दे दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा कि तुम मुझे पुस्तक दे दो, मुझे पुस्तक दे दो, ठीक, तुम मुझे पुस्तक दे दो, है ना, ये हो जाएगा। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया कि मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, इस लड़के को पढ़ाया है, बस ऐसा होगा। तो कोई एक मतलब किसी 2 को आपको शुद्ध करना था, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ये आपको क्या करना था भैया, कोई 2 आप शुद्ध कर सकते थे, ठीक है।
चलिए भैया आगे चलते हैं ना बच्चों, आगे बबुआ देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अब यहां पे सब 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है, कि करुण अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उदाहरण लिखना है। दूसरा श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लिखना है। नेक्स्ट है कि चौपाई अथवा दोहा, तो भैया इसके लिए तो न जाने कितनी वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। रस छंद अलंकार भी आप देख लेना तब भी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो भैया 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ठीक क्या होगा, पत्र होगा कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिख देना है। अथवा में बात करें जैसे कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, 6 नंबर का होगा, याद रखना। फिर आपका 14 नंबर का होगा, 14 नंबर जो क्वेश्चन होगा ये 9 नंबर का होगा, 9 नंबर का। ठीक है, तो विषय आपके दिए गए हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहां पर भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक, इस तरह से आपके मतलब ये दिए गए हैं। ठीक है, आपको किसी एक टॉपिक पर अपने भाषा में नहीं, अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में ठीक निबंध लिखना है। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा कंप्लीट हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।